दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि आपके कल का निर्धारण आज की मेहनत से होगा। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आपको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हो, हालांकि आप वीडियो पर नहीं होगे, मैंने अभी चैनल स्टार्ट किया है। दोस्तों, सपोर्ट करिए अपने भाई को, मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों, हमने भी एनडीए की तैयारी की थी। मैं आपको बता दूं, यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये नोट्स आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनडीए के पेपर में 16 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके मिनिमम 70 नंबर के हो जाते हैं, मैक्सिमम 70 नंबर के हो जाते हैं आपके। तो दोस्तों, ये 70 नंबर एनडीए क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी वीडियो के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। दोस्तों, यदि आप तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में शुरुआत से अध्ययन करेंगे, यानी कि ज्योग्राफी शब्द किससे बना है, क्या है, क्या नहीं है। तो दोस्तों, आपको बताएं, ज्योग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है। दोस्तों, ज्योग्राफी एक ग्रीक शब्द है, यानी कि आपको बता दें तो ज्योग्राफी किसे किसे कहते हैं। ज्योग्राफी का मतलब होता है टू रिटन अबाउट द अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में जो लिखते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आएगा जो पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ज्योग्राफी कहते हैं। या ऑप्शन नंबर भी आएगा, हम पृथ्वी के बारे में जो लिखते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर 95% स्टूडेंट पृथ्वी के बारे में जो हम लिखते पृथ्वी के बारे में जो हम याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। उस पर टिक करेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि ज्योग्राफी क्या होता है। ग्राफी, जिस शब्द के पीछे ग्राफी लग जाता है, दोस्तों जिस शब्द के पीछे ग्राफी लग जाता है, तो दोस्तों उसमें हम कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में लिखते हैं। और जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाता है, उस चीज़ के बारे में स्टडी करें। जैसे बायोलॉजी हो जाए, या फिर बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, और ज्योग्राफी में हम क्या लिखते हैं, पृथ्वी के बारे में लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यूज़ किसने किया था, फर्स्ट यूज़ किया था रेटोस्थितिज, यानी कि ये वीडियो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है। इंग्लिश में आपकी नेक मिनिमम ही रहेगी, हिंदी में ज़्यादा मोस्ट होने वाली है ये वीडियो। तो दोस्तों, फर्स्ट यूज़ किया था, सबसे पहले इसने यूज़ किया था रेटोस्थितिज नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का यूज़ किया था। तो दोस्तों, उन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, रेटोस्थितिज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं ज्योग्राफी से क्या क्या अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी के अंदर। तो दोस्तों, पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, जो कि पेपर में पूछी नहीं जाती। दोस्तों, ये आपके लिए मुश्किल है। इसकी एज कितनी हो गई, यानी कि आयु कितनी हो गई, आयु कितनी है, हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, 13.82 अरब वर्ष और अरब साल है हमारी ब्रह्मांड की आयु। तो दोस्तों, ये आपको पूछा जाए कि हमारे ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो 13.82 अरब साल है हमारे ब्रह्मांड की आयु, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलें तो 30.82 बिलियन ईयर। यह आपकी ब्रह्मांड की आयु हो जाएगी, हमारे ब्रह्मांड की आयु। तो दोस्तों, बात करने की हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दोस्तों एक बिग बैंग थ्योरी है, इसे हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं ने बिग बैंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विस्फोट से हुई है। तो दोस्तों, इसको पढ़ने की आपको इस सिद्धांत को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। पेपर में मात्र एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है। दोस्तों, पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आपको बोलना है इज रिलेटेड टू, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो दोस्तों, यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ये आपको याद कर लेना है, मोस्ट पावरफुल होने वाला है ये आपके लिए। और ये किसने दिया था ये, तो दोस्तों यह गिवन बाई जॉर्ज लेमेट्री नाम वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में दिया था ये। तो दोस्तों, ये आपको याद कर लेना है। तो नंबर ऑफ गैलेक्सी, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी गैलेक्सी हैं उनकी बात कर लेते हैं। वह है 10⁻11 हमारी गैलेक्सी हो जाएंगी। हमें पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 गैलेक्सी होती हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे, यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मिल्की वे, हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों ये आपको याद कर लेना है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि हमारी गैलेक्सी को किस नाम से जानते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं। हम अपनी गैलेक्सी को मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिल्की वे के निकटतम सबसे आकाशगंगा, मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है उसकी सबसे निकटतम आकाशगंगा देवयानी है, जिसे हम एंड्रोमेडा, इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं, हिंदी में देवयानी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद करना है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट पॉपुलर होने वाले हैं आपके क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों एंड्रोमेडा की हम आकार की बात करें तो एंड्रोमेडा का आकार हमारी गैलेक्सी के आकार से दोगुना है। तो दोस्तों हमारी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है, आपको समझ नहीं आ रही हो, फिर मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ लेना है। यदि आप इसकी PDF चाहिए तो दोस्तों इसी को मैं आपको PDF रूप में प्रोवाइड कर दूँगा, आपको कमेंट बॉक्स में PDF लिख के सेंड करना है, मैं आपको रिप्लाई में कमेंट PDF की लिंक सेंड कर दूँगा। तो दोस्तों अब अपनी दुग्ध मेखला के बारे में बात कर देते हैं, यानी कि मिल्की वे के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी मिल्की वे की क्या क्या खासियत है, क्या क्या है हमारी मिल्की वे में। तो दोस्तों हमारी मिल्की वे की आयु की बात कर लेते हैं, कितनी आयु है हमारी मिल्की वे की, तो 13.2 बिलियन ईयर है। तो दोस्तों ब्रह्मांड की आयु 13.82 थी, 13.82 अरब साल थी। हमारी मिल्की वे की आकृति थी, मिल्की वे की आयु 13.2 अरब वर्ष है। तो दोस्तों इसके आकार की बात करें तो यह क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट पावरफुल होने वाला है। मिल्की वे का आकार कैसा है, तो दोस्तों यह सर्पिलाकार है। दोस्तों आपको इसे याद कर लेना है। दोस्तों बढ़ते हैं, हमें त्रिज्या की बात करते हैं, यानी कि रेडियस की बात करते हैं मिल्की वे की। रेडियस ऑफ मिल्की वे यानी कि हमारी दुग्ध मेखला की त्रिज्या कितनी है, दुग्ध मेखला की त्रिज्या है 50,000 लाइट ईयर। तो दोस्तों लाइट ईयर अपने आप में बहुत हो जाता है। तो आगे एक्सप्लेन करूँगा कि लाइट ईयर क्या होता है, आपके लिए लाइट ईयर क्या होता है इसे एक्सप्लेन करूँगा आगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी दुग्ध मेखला। हमें दुग्ध मेखला की आकृति है सर्पिलाकार है, ऐसी सर्पिलाकार आकृति होती है। यहाँ पर ब्लैक होल है एक, इस ब्लैक होल की ग्रेविटी और डेंसिटी बिल्कुल अनंत है, यानी कि यहाँ पर कोई जाता है तो तुरंत ही लुप्त हो जाता है, ये आपने सुना होगी। दोस्तों इसकी आकृति सर्पिलाकार है, हमारे बीचों बीच में ब्लैक होल है। ब्लैक होल में ग्रेविटी और डेंसिटी बिल्कुल अनंत है, यानी कि जो कोई वस्तु है वो यह तुरंत ही अपनी ओर खींच लेगी। तो दोस्तों इसमें आप बात करें तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी है, जो कि इससे 30,000 लाइट ईयर की दूरी पर है, और इसकी 50,000 लाइट ईयर इसकी त्रिज्या हो गई। हमारी पृथ्वी, सूर्य, हमारे चंद्रमा सब यहीं पर उपस्थित हैं, यानी कि हमारी दुग्ध मेखला, हमारी आकाशगंगा में हमारी पृथ्वी की आकृति एक पॉइंट के बराबर है। दोस्तों बात कर लेते हैं गांगे वर्ष की। दोस्तों गांगे वर्ष की बात कर लेते हैं। गांगे वर्ष किसे कहते हैं, सूर्य के द्वारा हमारी पूरी गैलेक्सी का जब एक चक्कर लगाया जाता है तो उसे गांगे वर्ष कहते हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसे हम 1 साल कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करता है, उसे हम गांगे वर्ष के नाम से जानते हैं, और वह अपना एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि सूर्य द्वारा हमारी गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा लगाने के समय को क्या कहते हैं, इसे गांगे वर्ष कहते हैं। आपको टाइम नहीं पूछा जाएगा कि कितने टाइम में चक्कर लगाता है। तो दोस्तों चंद्रशेखर सीमा की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सीमा सूर्य का द्रव्य, यदि चंद्रशेखर सीमा किसी वैज्ञानिक चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार यदि हमारी पृथ्वी आगे जाके पृथ्वी का द्रव्यमान 1.44 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाता है, यानी कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान का 1.44 गुना हो जाए, पृथ्वी का द्रव्यमान का 1.44 गुना हो जाए, तो इससे अगर कम हो गया, पृथ्वी का द्रव्यमान आगे बढ़ के कम हो गया तो एक बौना तारा बन जाएगी पृथ्वी। यदि इसके बराबर हो गया तो न्यूट्रॉन तारा बन जाएगी। इससे यदि 3 गुना ज़्यादा होगा तो पृथ्वी एक ब्लैक होल बन जाएगी, जिस पर जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारे को पल्सर के नाम से जानते हैं। जब कोई न्यूट्रॉन तारा घूमता है तो उसे पल्सर के नाम से जाना जाता है। रोटेशन न्यूट्रॉन स्टार आर कॉल्ड पल्सर। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दोस्तों इसी के लिए चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो यह पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। दोस्तों अब स्टार के बारे में दोस्तों हमने पहले ब्रह्मांड की बात कर ली। ब्रह्मांड के अंदर हमने अपनी गैलेक्सी की बात कर ली, गैलेक्सी के अंदर हमने मिल्की वे की बात कर ली, अपनी मिल्की वे के अंदर हम तारे की बात करते हैं।
तो दोस्तों तारों के बारे में जान लेते हैं, अपने तारों के बारे में तारों के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको पृथ्वी के पास सबसे निकटतम तारा कौन सा है आपको यह ज्ञात करना है। पृथ्वी के पास से सूर्य सबसे पास तारा, सूर्य सबसे पास का तारा है। तो दोस्तों आपको पेपर में आप NDA, अग्निवीर किसी का भी पेपर देना जा रहे हो तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत है कि हमारे पृथ्वी के सबसे पास निकटतम तारा कौन सा है। तो दोस्तों आपको ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में सन दिया नहीं जाता ऑप्शन में, तो दोस्तों आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी नामक एक तारा दिया जाता है, आपको उसी पर टिक करना है क्योंकि यह पृथ्वी के पास दूसरा सबसे निकटतम तारा है। तो दोस्तों फर्स्ट नहीं होगा तो दूसरा होगा, उसमें ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम। ये रिटन एग्जाम थोड़ी है हम इसमें लिख देंगे कि ये नहीं है ये है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों सपोर्ट करना अपने भाई को। तो दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी की हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सूर्य के पास सबसे निकटतम तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये मैं आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ पर है, यानी कि पृथ्वी से यह इतनी दूरी पर है। सन यहाँ पर है, प्रोक्सिमा सेंचुरी यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे। तो ये पृथ्वी से दूर है पर अर्थ सन के तो सबसे पास हो गई है प्रोक्सिमा सेंचुरी, अर्थ से दूसरे नंबर पास हो गई, यानी कि सूर्य के सबसे पास तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो उसे आपको याद करना है। तो दोस्तों फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि जनरल फैक्ट क्या होते हैं। तो फैक्ट के बारे में जान लेते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है। दोस्तों सीरियस होता है। दोस्तों सीरियस आपको हिंदी में याद करना है, सीरियस। और आपको डॉग स्टार आपको इंग्लिश में याद करना है, या आपको हिंदी अनुवाद नहीं करना है इसका। यदि आपको हिंदी अनुवाद करोगे तो आपको गलत सा लगेगा। ये ऑप्शन में दिया भी नहीं जाता, डॉग स्टार दिया होगा तो इंग्लिश में ही दिया होगा या हिंदी में लिख दिया होगा डॉग स्टार। तो दोस्तों ये आपको याद करना है। इसकी डिस्टेंस की बात करें हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 8.6 लाइट ईयर की दूरी पर है। जो आपको डिस्टेंस याद नहीं करनी है क्योंकि पेपर में डिस्टेंस नहीं पूछी जाती। ध्रुव तारा की बात करें, ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है, तो यह उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। दोस्तों स्टार के बारे में बात हो गई, अब तारामंडल के बारे में बात कर लेते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि हमारे तारे होते हैं, तारों के समूह को ही हम तारामंडल कहते हैं। दोस्तों हमारी गैलेक्सी के अंदर टोटल 88 तारामंडल हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, इसकी संख्या याद करनी है। 88 तारामंडल स्थित हैं। सन किसी भी तारामंडल का भाग नहीं है, सन अपना अकेला है। तो उससे आपको याद करना है सन किसी भी तारामंडल का लाइट ईयर। तो लाइट ईयर एक डिस्टेंस नापने के लिए एक पैमाना है, या जो बहुत दोस्तों लाइट ईयर के बारे में बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, यानी कि इस प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही एक लाइट ईयर के नाम से जाना जाता है। लाइट ईयर दूरी डिस्टेंस मापने की इकाई है। तो यूज ऑफ लाइट ईयर तारों के बीच की दूरी मापने के लिए काम आता है। लाइट ईयर को हम तारों के बीच की दूरी मापने के लिए काम में लिया जाता है इसको। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। एक लाइट ईयर में आपको 9.46 × 10⁻15 होती है, 15 मीटर होती है। ये आपको याद कर लेना है, यानी कि 9.46 × 10⁻15 आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10⁻15 कितना हो जाता है अपने आप में। तो दोस्तों ये आपको ये याद कर लेना है, और ये याद करना है कि लाइट ईयर किन तारों के बीच, मतलब लाइट ईयर से क्या मापा जाता है, या तारों के बीच की दूरी मापने का काम आती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारा तारामंडल का सौरमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। सौरमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल हम कहते हैं प्लेनेट, यानी कि हमारे सौर में 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, तारे हैं, एक सन है। तो इनके बारे में बात करेंगे सौरमंडल के अंदर। यानी सौरमंडल के हम बात करें तो दोस्तों सौरमंडल के अंदर हम इनके अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सौरमंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। यानी कि एक टॉलमी नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और शनि इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों यह सिद्धांत बहुत दिनों चला, क्योंकि टॉलमी नामक वैज्ञानिक अपने आप में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे।
और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो दोस्तों यह कथन बहुत सालों साल चला, बहुत सालों चला कि पृथ्वी केंद्र में है, सन इसके चारों ओर चक्कर लगा। उस टाइम पर एक वैज्ञानिक हुए जिन्हें कोपरनिकस के नाम से जाना जाता है। कोपरनिकस एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करते थे। उन्होंने भी बहुत दिन यही पढ़ाया कि पृथ्वी के अंदर में है और सन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बट उनको पता था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, क्योंकि यानी कि एक बार टॉलमी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी आलोचना करते हुए एक वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी से चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों उसको जेल कर दी गई, उसको जिंदा ही मार दिया गया। तो दोस्तों किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो यह कह दे कि पृथ्वी के अंदर सूर्य केंद्र में पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत साल एक प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट पे थे। वह यही पढ़ाया करते थे कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य से चारों ओर चक्कर लगा रहा है। लेकिन जब कोपरनिकस की मृत्यु होने जा रही थी तो उन्होंने जाते जाते कहा था कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। दोस्तों यह कहा था। तो दोस्तों यह कहकर वे चले गए थे। उनको भी नहीं पता कि उनकी यह थ्योरी आज तक पढ़ी जा रही है। तो दोस्तों फिर बहुत से वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया तो यही पाया गया कि पृथ्वी केंद्र में, सूर्य केंद्र में और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि भूकेंद्रीय सिद्धांत के बारे में पूछे तो आया टॉलमी नामक वैज्ञानिक ने कहा था। और सौर केंद्र की यानी कि सूर्य केंद्र में यह सिद्धांत कोपरनिकस द्वारा दिया था। इसको समझाने के बाद यही सिद्धांत था। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ग्रहों का नियम। दोस्तों ग्रहों का नियम से संबंधित परिभाषा दी थी वो केपलर नामक वैज्ञानिक ने दी थी। यदि आप थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, तो आपको यह पता होगा कि ग्रहों का नियम केपलर नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। तो उनके द्वारा क्या कहा गया था कि ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। यानी कि दोस्तों यह आपको दीर्घवृत्ताकार होता है, यह दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट हो जाता है, यानी कक्ष हो जाता है। इसमें चारों ओर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। तो दोस्तों यह हमारी पृथ्वी हो गई, यह सन हो गया, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों यह आप जानते हो कि दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट कैसा होता है। दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट यूँ ऐसे ही होता है। तो दोस्तों इसका कोई भी केंद्र नहीं होता, इसका यह कि बीचों बीच केंद्र में नहीं होता। तो दोस्तों बात करें कि इसकी, तो दोस्तों ये हमारा सन हो गया, ये पृथ्वी इसके चारों ओर। तो वृत्ताकार ऑर्बिट ऐसा होता है। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा होगा कि पृथ्वी इसके सबसे पास होगी, और एक टाइम ऐसा होगा कि पृथ्वी इससे सबसे दूर होगी। तो दोस्तों पृथ्वी जब इसके पास होगी तो इसे अपसौर कहते हैं। दोस्तों इसके अपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी से दूर होगी, सन से पृथ्वी जब दूर होगी तो अपसौर कहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपसौर और अपसौर याद कर लेने हैं। तो दोस्तों आपको यह याद करना है कि इनको कब मनाया जाता है। तो उपसौर को 3 जनवरी को मनाया जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा पास दूरी पर होते हैं, पर फिर भी भारत में सर्दी पड़ रही होती है, क्योंकि सूर्य की किरण भारत पर सीधी रूप से नहीं आ पाती इसी प्रकार, और उसे उपसौर कहते हैं। यह 3 जनवरी को मनाया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर सर्दी, यानी कि पृथ्वी पर नहीं, हमारे भारत में सर्दी पड़ रही होती है। तो दोस्तों उसे अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अपसौर की बात करें तो अपसौर 4 जुलाई को मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही गर्मी होती है, यानी कि पृथ्वी की दूरी सूर्य से बहुत दूरी होती है, पर पृथ्वी की किरण भारत पर सीधी सीधी आती है, भारत पर सीधी सीधी आती है, और यह सबसे ज़्यादा गर्मी का दिन होता है 4 जुलाई। तो दोस्तों बस बात कर लेते हैं, ये आपको इनकी दिनांक याद कर लेना है। 3 जुलाई को अपसौर मनाया जाता है, 4 जुलाई को अपसौर मनाता है। इसका सिद्धांत बस यही था याद कराने का। तो दोस्तों आपको डिस्टेंस याद नहीं करनी, कितनी डिस्टेंस है, ये आपको यदि नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है। 1.47 × 10⁻11 मीटर होती है उपसौर की। अपसौर की होती है 1.52 × 10⁻11। तो दोस्तों यहाँ की अपसौर की होती है, ये आपको ज्ञात नहीं करनी है। तो दोस्तों हम खगोलीय इकाई की बात कर लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की। सन और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने की इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो
तो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं। पृथ्वी यानी कि प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल आपकी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। आपकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपकी प्रकाश की चाल हो जाती है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बात करें कि पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो आपको बता दें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 500 सेकंड में पहुंचता है। यानी कि सनलाइट रीच टू द अर्थ इन 500 सेकंड। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 500 सेकंड में आता है। इस मिनटों में बात करें तो 8 मिनट 20 सेकंड, ये आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात कर लेते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.49 × 10⁻11 10⁻11 होती है मीटर। इसी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बात कर लेते हैं। तो आपको एक ज्ञान के लिए, आपको अध्ययन के लिए बता दें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंचता है। ये कि 1.28 सेकंड में पहुंचता है, क्योंकि यह जो कि पृथ्वी के सबसे पास है। तो दोस्तों हम कल करेंगे सूर्य के बारे में। तो दोस्तों जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उपसौर और अपसौर कब बनाए जाते हैं। यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यह क्वेश्चन यदि आपको समझ आ गया तो यस लिखनी है। आपको फीडबैक जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी, कैसा कंटेंट था, समझाने का तरीका। दोस्तों आपको जैसा अच्छा लगे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिख के जाना है। वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।